ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ! दीदी, दीदी, तुम तो मर चुके थे। मैं अगर मर भी गया तो भी बदला लेने वापस आऊंगा। देख, वादा पूरा कर दिया मैंने। प्लीज, प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज। चल इसको छोड़ देता हूँ, तू कूद जा। दीदी, दीदी। चल चले। नहीं नहीं दीदी, नहीं नहीं दीदी। ऋषभ! क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ, दीदी कहाँ है? नमस्कार, मैं पूजा गौर और मैं सुशांत सिंह आज की सावधान इंडिया महामूवी में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूजा, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पर किसी लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का मौके पर ही कड़ा विरोध करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो किसी महिला के गले से उसकी चेन या फिर उसका पर्स छीनकर भागने वाले स्नैचर्स के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं? या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पर हो रही मारपीट को देखकर फौरन पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और फिर मौका पड़ने पर पुलिस की हर संभव मदद करते हैं? ये सवाल जितना सरल है उतना ही तीखा भी है। वक्त ना होने की बात कहकर भले ही हम इस सवाल से कन्नी काट लें, पर सच तो ये है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए तो हमारा रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है या फिर बिल्कुल अलग होगा। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं जो कोर्ट कचहरी को मुसीबत और पुलिस को आफत समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। तो क्या अपने भाई की जान बचाने के लिए मजबूरी में किले से कूदने वाली इस लड़की को इसी बात की सजा मिली? क्या मजबूरी में मौत की छलांग लगाने वाली इस लड़की को जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की यह सजा मिली? कौन था वो शख्स जिसने एक लड़की को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया और क्यों चौंक गई वो लड़की उस शख्स को देखकर? अगले 2 घंटों में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की सावधान इंडिया महामूवी में। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। सदा सुहागन रहो। ऑटो, ऑटो। क्या इधर? किसी ने देखा मुझे? देख भी लिया हो तो ध्यान रखना, मेरा चेहरा ना याद रहे किसी को। हाँ भैया, देखा खून होते हुए? ये औरत को मैंने नहीं मारा, याद मत रख लेना मेरा चेहरा। दिनेश भाट, आम लोगों को लूटकर उन्हें जान से मार देने वाला एक खूंखार अपराधी। कि दिनेश जैसे अपराधी सरेआम अपना तांडव मचाते हैं। जरा सोचिए, अगर तमाशबीन बनी भीड़ उस औरत की मदद के लिए आगे आई होती तो नजारा क्या होता। लेकिन अफसोस, न तो वहां मौजूद भीड़ ने मौके पर एकजुट होकर अपराधी को सबक सिखाया, न ही किसी ने उसके बाद। ऐसी वारदातों के बाद हम अक्सर अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं और पुलिस की मदद करने से कतराते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि गवाह बनकर कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे, ऊपर से जान का खतरा। नतीजा, दिनेश भाट जैसे अपराधी खुलेआम घूमते हैं इस यकीन के साथ कि कोई भी कभी भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। पक्की खबर है ना, अभी आएगा वो? हाँ पहलवान, मैं देख के आऊँ क्या? नहीं, रुक रुक, आता ही होगा। भैया ये बैग दे देना। तो चल भाग।
दबा दे गला, मार दे मुझे। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस वालों की बातों पर यकीन कर भी लिया जाए तो भी अदालत बातों पर फैसला नहीं सुनाती। पुलिस वालों ने मेरे मुवक्किल दिनेश भाट के खिलाफ जो भी सबूत अदालत में पेश किए हैं उन्हें आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। और अगर मान भी लिया जाए, जैसा कि पुलिस कह रही है, कि इतने लोगों के सामने हत्या हुई, तो उनमें से कोई भी एक गवाह अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा। मैं मानता हूं कि दिनेश भाट पुलिस को देखकर घबराकर भागे, लेकिन किसी के घबरा के भागने से कोई मुजरिम साबित नहीं होता। दैट्स ऑल मिलो। पुलिस अपने आरोपों को सिद्ध करने में और सबूत और गवाह पेश करने में नाकाम रही है, इसलिए यह अदालत दिनेश भाट को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जहां एक तरफ हमारी पुलिस अपराधों को कम करने का दम भरती है, वहीं दूसरी तरफ आज भावना देसाई मर्डर केस में यही पुलिस अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से 86 लूट और 6 हत्याएं करने वाला दिनेश भाट हर बार की तरह अदालत से बरी होकर खुलेआम घूम रहा है। अब इसे पुलिस की नाकामयाबी कहे या लोगों के दिल में दिनेश भाट के खिलाफ बैठा हुआ डर, जिसकी वजह से कोई भी अदालत में आकर उसके खिलाफ गवाही देना ही नहीं चाहता, और इसीलिए दिनेश भाट जैसे आदतन अपराधी आसानी से छूट जाते हैं। आई एम सॉरी अरुण, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार फिर ये बच के निकल गया। और मैं पर्सनली भी यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए या फांसी के फंदे पर। तुम इसके खिलाफ सिर्फ एक गवाह ला दो, मैं वादा करता हूं अरुण, दिनेश भाट को फांसी के फंदे से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चेहरा देखा था डुल्ले का, एकदम सूखे हुए चुहारे जैसा हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हो पहलवान। पहलवान, अगर गलती से भी किसी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी होती ना, तो उन ठुल्लों का वकील फाड़कर सुपड़ा साफ कर देता तुम पहलवान। अबे गेलिए, 6 लोगों को शमशान घाट पहुंचा चुका हूं। आज तक किसी के अम्मा ने इतना दूध नहीं पिलाया कि कोर्ट में आके मेरे खिलाफ गवाही दे सके। सारे शरीफ लोग बसते हैं। अबे किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे खिलाफ गवाही दे। पर पहलवान, वो वकील बहुत पैसे ले गया, अब आगे क्या करना है पहलवान? चखना दे। इस बार दफा 302 नहीं करेंगे बे, बहुत हो गया मर्डर सडर। ऐसे ही लूटेंगे। प्लान है मेरे दिमाग में। ये ना कंगन थोड़े बड़े हैं, एक साइज छोटा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। माँ देख मधु, कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुझ पर, एक बार पहन कर देख। ठीक है। अरे मिरर में देखना बाबा। अच्छा है ना? पसंद है तुझे? डन करूं? सोनी जी, मुझे बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन के कंगन बना कर दीजिए। अंकल, लेकिन एक साइज छोटे हैं। हाँ, ये बड़े हैं। बन जाएंगे। इसे पैक कर दीजिए। ये रहने दीजिए। हाँ, फिर मैं 5 दिन के अंदर आकर ले जाती हूँ। ये कैसी रहेगी पार्टी? गेलिया एकदम तू। अबे शक्ल देखी है, एकदम बिगाड़न लग रही है। 1000-1200 की पार्टी होगी, बच्चे के लिए चांदी खरीद के जारी होगी। इसे कहते हैं माल। जवान छोरी है, माँ के साथ जा रही है, मतलब जल्दी इसके हाथ पीले होने वाले हैं। घर में टोकरा भर के माल होगा। बाइक निकाल, पीछा कर, चल चल चल। भैया जी, रंग तो कोई सा भी चलेगा, मगर आप ऐसी चूड़ियां दीजिए जिसमें आवाज ना हो। भाई मानता हूँ कि शादी को भी 10 दिन बचे हैं, मगर मेहमानों का आना शुरू तो कल से हो जाएगा ना।
अगर भेज दिया तो अभी तक आए क्यों नहीं? सेठ जी, लगता है वो आ गए। सेठ जी, ये गद्दे कहाँ रखूं? वहां उस खिड़की के पास। अच्छा, वहां पे? हाँ। तुम कौन हो भाई? घर का ही आदमी हूँ। घर के आदमी हो? ओ भाई साहब, वहां उस खिड़की के पास। हाँ, गद्दे तो आ गए। कुर्सियां कब तक आ जाएंगी? शाम तक? ठीक है, जल्दी। हाँ, ये लो बच्चा लोग, तुम लोगों के लिए गरम गरम कचौड़ियाँ और समोसे। थैंक्स माँ। मधु, याद से आज शाम को मंदिर चले जाना, वरना हल्दी लगने के बाद तेरा घर से जाना बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। कैसी है लता तू? बिल्कुल अच्छी आंटी। हाँ बोलिए। वो भाभी से बात हुई क्या? आज नहीं आ रही, कल आ रही है। मैंने फोन पे बात किया है उनसे। हाँ? चलो कल ही से। अच्छा सुनिए सुनिए, आपने मिठाई वाले से बात किया क्या? नहीं, वो मैं शाम को चला जाऊंगा। और ऐसा करना, तुम भी साथ में चली आना। अरे बाबा, मैं कैसे जाऊंगी? इतना काम है घर में, मैं चली जाऊंगी तो करेगा कौन? हाँ, आप प्लीज चले जाइएगा अकेले। हाँ चलो ठीक है, जैसे तुम कहो। अच्छा भैया, चूड़ियाँ अच्छी है ना? मधु, कौन कौन सी पसंद आई तुझे? माँ मुझे ये वाली अच्छी लगी है, एक ये और एक और। अरे सुनती हो, वो लिस्ट कहाँ रखी है? अरे लाई। हाँ मधु, जो जो पसंद आए रख लेना। आ रही हूँ बाबा। भैया जी मुझे ना ये वाली चूड़ियाँ और इसमें ना और चूड़ियाँ चाहिए। हाँ ये वाली देख, अच्छी है। पहन पहलवान, मैं कह रहा था कि अगर शाम के बजाय ये काम रात में सलटाते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अरे नहीं रे, रात को बुड्ढा भी घर पे रहेगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो एक के बजाय 3-3 दफा 302 करने पड़ेंगे। शाम को लड़की जा रही है मंदिर, बुड्ढा जा रहा है मिठाई वाले के पास, तो क्या है, बुढ़िया घर पे अकेली रहेगी अपने छोटे वाले बेटे के साथ, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। पहलवान, अगर कहीं वो बुढ़िया बच गई तो? एक तो छोटी से कैंची से तेरा ये हाल हो रहा है, जब मेरा हथियार बुढ़िया पे चलेगा तो क्या होगा? है? वो बनाना कहाँ सीखा तूने? बचपन से बना रही है वो पहलवान, आदत सी हो गई है। लुगाइयों वाली हरकत सीख ले तू, तभी कैंची से चिल्ला रही है। अबे 2-4 खून कर, मर्द बन मर्द। लिस्ट रेडी हो गई? हाँ जी, वैसे तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन कुणाल के कनाडा वाले अंकल है ना, उनको इंदौर की सेव और सराफा की रबड़ी, यही 2 चीज पसंद है। प्लीज इसे लाना मत भूलना। हाँ पापा मैं भी चलूंगा। बेटा, अगर तुम चलोगे तो फिर मम्मी अकेली हो जाएगी। पापा प्लीज। अरे नहीं ना, ले जाइए इसे। वैसे भी अभी मधु मंदिर से आ ही जाएगी। थैंक्स पापा। बाय बेटा। बाय। जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। अक्सर जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मधु और उसके परिवार को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। कौन है?
जी? सुबह गद्दे लेके आए थे, उसके पैसे लेने आया हूँ, सेठ ने भेजा है। अच्छा, कितने पैसे हुए आपके? 10 दिन के हिसाब से 650 रुपए। साहब से बात भी हुई थी। ठीक है, फिर आप यहीं खड़े रहिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ मधु बोल। माँ मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे बेटा दरवाजे पर थी, वो गद्दे वाला आया ना पैसे लेने के लिए, बस उसी से बात कर रही थी। तू बता। अरे ये लाइट को क्या हुआ? कैसे चली गई? अच्छा सुन, मैं जरा देखती हूँ, लाइट चली गई है। हाँ क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? तू 10 मिनट में आ रही है ना, फिर परेशान क्यों हो रही है? हाँ ठीक है। अच्छा माँ, आज पता है मंदिर में क्या हुआ? 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम अंदर कैसे आए? मैंने तुम्हें वहाँ खड़े रहने के लिए कहा था ना। ये पर्दा तुम्हारे हाथ में कैसे आया? माँ क्या हुआ, कौन है? माँ तुम ठीक तो हो? हेलो माँ। हेलो मधु। हेलो हेलो पापा। पापा प्लीज घर जल्दी पहुँचे। क्या हुआ बेटा, कुछ कुछ बताओ तो। पापा अभी मेरी माँ से बात हो रही थी, वो कह रही थी कोई गद्दे वाला आया है पैसे लेने, और अचानक से माँ के चिल्लाने की आवाज आई। और अरे गद्दे वाले का तो मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है। तुम मैं पहुंचा। हाँ पापा प्लीज। ऑटो। भैया प्लीज जल्दी चलाइए। ठीक हो? माँ! 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 अबे हल्की सी खरोच लगी है, मरने गया हूँ, मातम मत मना। वो पहलवान मैं कह रहा था ना कि पक्का है ना कि वो छोरी सलट गई थी। अब ऐसे भड़को मत पहलवान। वो मेरी जो ये आंख है ना, ये कल से फटफट फटफट फड़फड़ा रही है, और जब जब ऐसा होता है ना पहलवान, तो कुछ ना कुछ कचरा साला जरूर होता है। सोचो पहलवान, अगर वो छोरी बच गई और उसने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कुछ बोल दिया तो? पहली बात ये है कि जो तेरी आंखें फटफट 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 फड़फड़ा रही है ना, इनको निकाल के जेब में रख ले। किसी दिन भेजा फिर गया ना, फ्राई करके खा जाऊंगा तेरी आंखों को मैं। वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, मेरे हाथों में भगवान ने दिया है वो पहलवान हुनर। हाँ, हुनर। तो भगवान ने मेरे हाथों में ऐसा हुनर दिया है कि एक बार मैं सुअर को भी मार दूं ना तो वो भी नहीं बचे। तो लड़की की क्या औकात है, और मान ले वो बच भी गई तो अपनी माँ की लाश देखने के बाद उसकी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मुझे पहचान सके। समझा? सर। क्या कहा डॉक्टर साहब? सर अभी मधु कुछ कहने की हालत में नहीं है। लेकिन वो खतरे से तो बाहर है ना? सर सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे जिस तरीके से ये सब हुआ ना कुमार, इससे एक बात है, ये सारा काम उसी का है। वो सब एक बार ये लड़की होश में आ जाए और उसको ये सब याद रहे कि ये सब हुआ कैसे। तो इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि होश में आने के बाद भी मधु उन बातों को याद रख पाएगी। आप कौन? सर ये मिस्टर कुणाल है, मधु जी के मंगेतर। देखिए मिस्टर कुणाल, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब भी लोग ऐसी बातें छुपाने की गलती करते हैं तो उसकी सजा इसी तरह दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ती है। खैर, तो जो कोई भी है पकड़ा जरूर जाएगा। कुमार सर, जैसे मधु जी को होश आए मुझे इन्फॉर्म करो। राइट सर।
पहलवान, ओ पहलवान, पहलवान उठो यार। किसकी अम्मा किसके साथ भाग गई जो मुझे उठा रहा है तू? अरे पहलवान, किसी की अम्मा किसी के साथ नहीं भागी, अब अपने भागने का टेम आ गया है। ये देखो क्या है पेपर में। डकैती की शिकार मधुमिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मधुमिता के होश में आते ही हत्यारे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो गजब हो गया यार, इतना मार खाने के बाद भी वो लड़की बच गई। मर्दन काटना है, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी यार। अब तो भी अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो जा। यार रुक, कहाँ घुसा जा रहा है? वो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर का कैबिन तो उधर है। रुक, ये मुंह पे रुमाल क्यों बांधा है? वो थोड़ी हो गई है, यही तो डॉक्टर को दिखाना है मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ। डॉक्टर साहब, अब सब ठीक है ना? थैंक्स टू गॉड मिस्टर जोशी, ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। डोंट वरी, ये अब पहले से बेहतर है। शायद इन्हें जल्दी होश आ जाए। ऑल द बेस्ट। मिस्टर कुणाल, हेलो। मिस्टर कुणाल, आप लोग वाकई में बहुत लकी हैं। मैं अभी अभी मधु जी से मिल के आ रहा हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर है वो। अरुण सर भी आते ही होंगे अभी। एक बार वो आ जाएं तो हम मधु जी के बयान लेने की कोशिश करेंगे, और एक बार उन्होंने कोर्ट में गवाही दे दी और उसे पहचान लिया तो फिर उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल तो उन्हें इन दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। सर अभी अभी मधु जी से मिल के आ रहा हूँ मैं। कैसी हो? पहले से बेहतर है। मधु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बड़ा हत्यारा है। आज तक उसके खिलाफ किसी ने भी गवाही देने की हिम्मत तक नहीं की। मधु, मम्मी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी जान की सलामती ज्यादा जरूरी है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है मधु, कुछ भी। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, पर प्लीज
तुम कोई गवाही मत देना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ तो रही हूँ, पर कुणाल, अगर मैंने गवाही नहीं दी ना तो मैं खुद को खो दूंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। 7 महीने मेरी माँ को मार दिया कुणाल। I hope you understand what that means. I understand, लेकिन अब जो हमारे बीच में है ही नहीं, उनको इंसाफ दिलाते दिलाते कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आज हमारे साथ हैं, जैसे पापा, ऋषभ, कहीं हम उन्हें भी ना गवा बैठे। पर कुणाल, मधु बेटा, मुझे भी लगता है कि कुणाल सही बोल रहा है। पापा वो सही नहीं कह रहा है। अगर आज मैं पीछे हट गई तो कल वो किसी और को निशाना बना लेगा। दूसरों से मुझे कुछ नहीं लेना है मधु। I'm just worried about you. और इस बात की क्या गारंटी है कुणाल कि वो फिर से हम पर हमला नहीं करेगा? कुणाल, आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैंने सच नहीं कहा ना तो ऐसे भी नहीं जी पाओगे। मधु तुम मेरी बात। मधु जी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस आदमी को अपनी आंखों से देखा है और आपको जब भी जरूरत पड़े मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मधु, ये तुम। प्लीज कुणाल, मैंने फैसला कर लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगी। थैंक्स मधु जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कुणाल बेटा सुनो तो। उसे जाने दीजिए पापा। यही आम रवैया होता है हमारा अपराध के प्रति। जुर्म को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय हम उससे मिले दर्द को दिल में दबा लेना चाहते हैं। उस दर्द की टीस जिंदगी भर सहना हमें मंजूर है, लेकिन एक बार हिम्मत जुटाकर अपराधी को सजा दिलवाना मंजूर नहीं। आखिर क्यों? इस सवाल पर संजीदगी से विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये सवाल उन आम लोगों को पहले झकझोरता जिन्होंने दिनेश की दहशत से अपनी जुबान बंद रखी, तो शायद आज मधु और उसके परिवार की जिंदगी में खुशियों की जगह मातम का तूफान नहीं आता। लेकिन मधु को चुप रहना मंजूर नहीं था। मधु ने दिनेश के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। याद रखिए, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब भी अपने सामने कोई अपराध होता हुआ देखें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, अदालत में जाकर गवाही दें। क्योंकि जरा सोचिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि किसी दिन हम भी दिनेश जैसे किसी अपराधी का शिकार हो जाए। क्या वो ऐसे दिखता था मधु जी? जी जी इंस्पेक्टर, ये वही है। कुमार, मेरा शक एकदम सही निकला। दिनेश भाट। अब देखता हूं तुझे कौन सा वकील बचाता है। कुमार सर, शहर का हर मोहल्ला, हर गली, हर होटल, हर लॉज बराबर से चेक करो सर, और अपने सारे खबरी को बोल दो उनकी औकात से ज्यादा रकम मिलेगी। राइट सर। बस एक बार मुझे इस आदमी के बारे में पता लग जाए जिसे मैं देखता हूँ। और हाँ, हो सकता है दिनेश शहर से भागने की कोशिश करे। इससे कुमार अपने साथ एक टीम लेके जाओ और शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर दो। जी सर। कुमार सर, ये दिनेश अपने शिकार की हर एक चीज को लूट लेता है और चोरी किया वो सामान ये कहीं तो बेचता होगा। बिल्कुल सर। इसलिए शहर में जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पे चोरी का सामान खरीदा या बेचा जाता है, वहां से बराबर पूछताछ करो। राइट सर। साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं उससे 2 महीने हो गए सिर्फ कबाड़ी का माल खरीदता हूँ। सोने चांदी के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम।
अभी कहाँ है वो, सच सच बता दे, नहीं तो साले तब तक जेल में सड़ेगा जब तक तेरे बाल सफेद नहीं हो जाएंगे। अभी कहाँ है वो बता। ओ परदेसी पूरा गली नंबर 4 है। कुमार सर, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। राइट सर। ओ भाई साहब, इसको कहीं देखा आपने? यहाँ आसपास रहता है क्या? हाँ साहब, ये सामने वाले घर में रहता है। सामने किधर, कौन सा? ये सामने वाला। कुमार। सर। ऑर्डर आओ। सर ये कोई बार के 3-4 बेल्स हैं। कुमार, लेट्स गो। मिस्टर। हाँ साहब। इसे देखा कहीं? हाँ साहब, ये अक्सर बार में आते जाते रहता था। और साहब इसको मैंने परसों ही देखा साहब, ये बार में आया था। यहाँ आसपास कोई सुनार की दुकान है क्या? जी साहब, यहाँ पर है सोनार की दुकान साहब। यहाँ से आप बाहर जाओगे लेफ्ट साइड पे साहब। साहब यही आ रहे वो जो बेच के गए थे साहब, पैसा बाकी रख के गए। शाम में बोला था 5 बजे आएगा, लेकिन पक्का? हाँ साहब पक्का। आखिरी बार तेरी बात कब हुई थी उससे? साहब परसों सुबह हुई थी साहब। नंबर बोल। नंबर 1 मिनट साहब देता हूँ। साहब 1 मिनट, ये नहीं नंबर सही है? हाँ सब नंबर सही। सर मोबाइल डिटेल से उसकी लोकेशन का पता चल गया सर। उसने दिवास से कॉल किया था। और सर अगर आज वो पैसे लेने आएगा तो वो किसी भी रास्ते या किसी भी गाड़ी से आए, साहू ढाबा पर जरूर रुकेगा सर। वेल डन कुमार। थैंक यू सर। लेकिन इसके अलावा भी देवास से आने वाली हर गाड़ी को बराबर चेक करो और देवास पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। राइट सर। चाचा खाने में क्या लगाऊं? दाल रोटी लगा दे। हाँ, चेहरा नहीं दिखाओगे? हाँ यहीं कहीं छुपा होगा साला। कुमार सर, उधर देख सर, सामने जा फास्ट। अब अगर हिला तो 6 की 6 उतार दूंगा। क्या कर लेगा पकड़ के? फिर छोड़ जाऊंगा मैं। तो तुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत हंसने आता हूँ। बस हाँ बस। दिनेश भाट का पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। वहीं दूसरी तरफ दिनेश इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि बुरी तरह से डरी हुई मधु उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करेगी। इंस्पेक्टर अरुण दिनेश को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करने की पूरी तैयारी में थे और अब वो समय आ चुका था जब मधु की गवाही ही इस केस के भविष्य को तय करने वाली थी। बेटा, जो हो गया है हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। खुशी की बात यह है कि वो हत्यारा पकड़ा गया है। नमस्ते पापा। मधु, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बेटा, तुम्हें यहां आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आओ। मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
ऋषभ चलो। नहीं पापा, आप सब लोग यहीं रुकिए। एक्चुअली मैं यहाँ आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मधु, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इतने दिनों में मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत था और तुम सही। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब से बात करके आया हूं। उन्होंने मुझे बताया कि इस महीने की 15 तारीख को केस की सुनवाई है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मधु, हमें उसे फांसी दिलवानी है। मिलोड, बहुत अजीब बात है कि शहर में कहीं भी कुछ होता है तो ना जाने पुलिस वालों को क्या दुश्मनी है कि वो मेरे मुवक्किल दिनेश भाट को यहां खड़ा कर देते हैं। शायद इसलिए कि वो गरीब है, या फिर इसलिए कि पुलिस वाले असली अपराधियों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। हर बार पुलिस वाले दिनेश भाट को अपना शिकार बनाते हैं। वैसे तो पुलिस के पास कोई गवाह होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो वो यहां आके मुकर जाते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस बार मेरे पास चश्मदीद गवाह है। गवाह को पेश किया जाए। मिस मधुमिता जोशी, आइए। मधुमिता जोशी, ये जो आदमी कटघरे में खड़ा है, इससे पहले आपने इसे कहीं देखा है? जी, देखा है। तो अदालत को बताइए कि आपने इसे कब, कहां और कैसे देखा है। मेरी माँ को मारा है, इसने मेरी माँ को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर मैं कुछ नहीं कर पाई। सारे सबूतों, हत्या में इस्तेमाल की गए हथियार की बरामदी और मधु की चश्मदीद गवाही की बिना पे यह अदालत दिनेश भाट वल्द सुरेश भाट को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। पे चला दिया ना तूने मुझे, मैं तो मर जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर फांसी पे लटक भी गया ना तो भी भूत बन करके आऊंगा बदला लेने। छोड़ूंगा नहीं तुझे, भूत बन के आऊंगा, भूत।